इस वक्त मैं नेपाल के लुम्बिनी में हूँ। ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारे ठीक पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माया देवी मंदिर है। माया देवी मंदिर में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यहीं पे बाद में यहाँ से वो निकलकर बिहार गए। दरअसल ये कपिलवस्तु का इलाका है। कपिलवस्तु का इलाका एक समय में हिंदुस्तान और नेपाल दोनों के बीच का इलाका था। कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे और कपिलवस्तु के इलाके में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर आज की तारीख में बात करें तो कपिलवस्तु का एक हिस्सा हिंदुस्तान में है, दूसरा हिस्सा नेपाल में है। जो हिस्सा हिंदुस्तान में है वहाँ से लुम्बिनी के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। तो अगर हम समग्र कपिलवस्तु की बात करें तो लुम्बिनी एक ज़माने में कपिलवस्तु का हिस्सा होता था। और भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो लुम्बिनी में ही उनका जन्म हुआ था। हालांकि आज भी कपिलवस्तु में कई सारी ऐसी धरोहर हैं जो भगवान बुद्ध से मिलते जुलते हैं या उनके जन्म काल से संबंधित हैं। उपेंद्र सर, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ की क्या खासियत है और किस तरह से ये लोग पूरे इलाके को आप लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तहत रखा है? सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहता हूँ। मैं हिमाल कुमार उपेती, मैं लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। ये लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय एक गार्डन था, प्लेजर गार्डन के रूप में डेवलप किया था इस जगह को। देवदाह का राजा ने बनाया था ये गार्डन। इसको आप इंद्र भगवान का चित्तलता वन जोन है, इंद्र का गार्डन, उससे तुलना किया गया है बुद्धिस्ट साहित्य में। तो जैसे देवदाह का राजा ने इसको बनवाया, उसके बाद में देवदाह और कपिलवस्तु दो राज्य का राज परिवार का ये रिक्रिएशनल सेंटर का रूप में डेवलप हुआ था। तो उसी दौरान में महामाया देवी का जब बुद्ध भगवान का जन्म होने का टाइम आया तो उस समय क्या था कि पहला बच्चा से आपका माई के यहाँ जन्म देने का प्रचलन था। उसी तरह जन्म देने के टाइम में अपने माई के यहाँ देवदाह जाने के लिए आए थे, तो वो एक रात यहाँ रुकने के लिए उनका मनसाया हुआ। तब जैसे यहाँ आके इस पोखरी में स्नान करके 25 कदम ऊपर वो गई थी, तो वहाँ खड़े में उनको पेन हुआ। तो एक पेड़ का ब्रांच पकड़कर सिद्धार्थ को वहाँ जन्म दिया, जहाँ आप अभी भी देख सकते हैं मार्केट स्टोन रखा है। वही भगवान बुद्ध का एग्जैक्ट बर्थ प्लेस वही है। तो उसके बाद में जब बुद्ध भगवान ने इस एरिया को बुद्धिस्ट 4 धाम के रूप में डिस्क्राइब किया, जहाँ बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, ये लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, बोध गया, जहाँ उन्होंने पहले प्रवचन दिया था सारनाथ, जहाँ उनको महापरिनिर्वाण होने की जगह है कुशीनगर। ये बुद्धिस्ट का 4 धाम है। इसमें जितने भी लोग विश्व भर में बुद्धिस्ट है उनको एक बार विजिट करने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा था। तब एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में डेवलप होने लगा। तो बाद में पहले तो युवराज के रूप में जन्म हुआ था। अब फिर भी बुद्धिस्ट साहित्य ने तो बहुत सारे कथाएं हैं इसमें। पहले से ही बुद्ध सिद्धार्थ ने अलौकिक शक्ति के रूप में आए थे यहाँ। जैसे सिद्धार्थ जन्म लेते ही एक किस्म का प्रभा मंडल आया और उनके जितने भी आजू बाजू जितने लोग थे वो सब बेहोश हो गए। तो उन्हें फिर 7 कदम आगे बढ़ के ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर मैं जन्म नहीं लूँगा और ये तीनों लोग में मैं सबसे सुप्रीम हूँ, ये कहकर वो फिर अपनी बाल लीला में चले गए। बुद्धिस्ट साहित्य कथा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए वो जन्म से ही वो दैविक शक्ति उनमें थे, अगर ये बुद्धिस्ट साहित्य गलत नहीं है तो। तो बाद में जैसे अब ये भगवान का जन्म के रूप में आदमी आकर पूजने लगे, तब मंदिर निर्माण होने लगा। पहला मंदिर का निर्माण बुद्ध के समय नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ खुदाई किए थे अंदर, तो जहाँ मार्केट स्टोन है उसके चारों ओर पोस्ट होल मिला था। जैसे लकड़ी के पिलर है उसको गाड़ने के लिए बनाया वाला होल जितना है वो मिला था हम लोगों को। उसमें हम लोगों ने चारकोल कलेक्ट करके उसकी डेटिंग किया था। कार्बन डेट के अनुसार 6 सेंचुरी बीच में पहला मंदिर बना था। जोन माया देवी ने जोन पेड़ का ब्रांच को पकड़ कर रखे सिद्धार्थ को जन्म दिए थे,
उस पेड़ को एक साइन के रूप में, पवित्र स्थल के रूप में रखकर उसको चारों ओर वुडन पोस्ट काट के उसकी सुरक्षित किया था। तो बाद में जैसे टाइल के इंट्रोड्यूस हुआ तो टाइल रूफ वाला मंदिर बना सेकेंड फेज में। तो जब मौर्य काल में ईटा का इंट्रोड्यूस हुआ इस क्षेत्र में, तब ईटा का स्ट्रक्चर है यहाँ। तो ईट वाला स्ट्रक्चर आपका मौर्य पीरियड से गुप्त पीरियड तक यहाँ बहुत सारे विकास हुई है। अशोक स्तंभ की क्या खासियत है, यह कितना महत्वपूर्ण है, यह हर भारतवासी जानता है। लेकिन नेपाल में भी अशोक स्तंभ मिलते हैं और बाकायदा ये कहीं और नहीं बल्कि बुद्ध की जन्मस्थली के पास है। ये माया देवी मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए और उसके ठीक बगल में ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के बारे में हिमालय जी हमें बताएंगे। सर एक बात बताएं कि ये किस तरह से है, कब का बना हुआ है और क्या इसकी खासियत है? ये अशोक स्तंभ जैसे सम्राट अशोक ने जब उनके कलिंग के युद्ध के बाद में बहुत सारे लोग युद्ध में मरे हुए थे, तो उनको जैसे विरक्त लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत लोगों को हत्या की है युद्ध के दौरान, इससे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो उसके गुरु ने उनको बुद्ध धर्म के प्रचार में जाइए तो आपका ये पाप धुल जाएगा, ये कहते तो कहा था। तो उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए इंडिया में बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ नेपाल में भी हमारे पास 3 अशोक स्तंभ है। एक लुम्बिनी में है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। यहाँ आपका 3rd सेंचुरी बीसी में वो अपने आकर पूजा करके स्तंभ खड़ा किए हैं। वहाँ आपका 5 लाइन में ब्राह्मी लिपि में लिखा है। वहाँ पर यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्ध बुद्ध जाते शाक्य मुनि। यहाँ भगवान शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राह्मी लिपि है, तो पाली भाषा में, तो भाषा पाली है और इसके ब्राह्मी है। उसमें क्लियर लिखा है हिदा बुद्धि जाते थी शाक्य मुनि थी, और लिखा है लुम्बिनी गाँव में। वो कहाँ जन्मे थे? लुम्बिनी गाँव में जन्मे थे। अच्छा, वो जन्मे थे शाक्य मुनि बुद्ध जन्मे थे। अच्छा, उनका जन्म हुआ था। जब ये मिला था तब ये ओल्ड पता चला कि लुम्बिनी यहाँ पर है, नहीं तो 1896 से पहले तो किसी को पता ही नहीं था। इसलिए ये लुम्बिनी की पहचान के लिए एक माइलस्टोन है। ये 1896 का ये स्थल। हाँ, तो 1896 में इस अशोक स्तंभ से भी इस बात की जानकारी मिली कि यही वो लुम्बिनी जगह है। इसी से लुम्बिनी पता चला। और आज की तारीख में अशोक स्तंभ तो नेपाल में 3 है। एक लुम्बिनी में है, 2 कपिल वस्तु में है, एक जहाँ कृकुछंद बुद्ध का जन्म हुआ था गोटी हवा, और दूसरा दिगली हवा कहते हैं जहाँ कनक मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल में 3 बुद्ध का जन्म हुआ है, कृकुछंद, कनक मुनि, शाक्य मुनि। तो आपको ये पूरा इलाका भगवान बुद्ध का जन्मस्थली, सारे तरह के आपको रॉक स्तूपास यहाँ पे मिल जाएंगे। 600 BC का है ये सारा कचरा। और जो इसका डिस्कवरी है ये 1896 की है। तो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि 140 साल के आसपास होने आ रहा है जब ये पूरा निकल कर सामने आया है। इस तरह के भग्नावशेष आपको बिहार में भी नजर आएंगे। नालंदा में इस तरह की वीथियां आपको नजर आएंगी। इसके अलावा बोधगया में भी कुछ नजर आएगा। ये वो भग्नावशेष है जो बताता है कि उस समय की सभ्यता, संस्कृति कितनी उत्कृष्ट थी। इस पूरे भग्नावशेष का स्ट्रक्चरों का अगर हम अध्ययन करें तो पता चलता है कि कैसे लोग रहते थे, कैसे यहाँ पे ज्ञान और शिक्षा का भंडार हुआ करता था। और ये तमाम तरह की चीज़ें बताती है कि उस जमाने की संस्कृति कितनी उन्नत थी, उस जमाने का स्ट्रक्चर कितना उन्नत था। इस तरह की ईंट और तमाम तरह की चीज़ें ये बताती थी कि उस समय भी सॉलिड स्ट्रक्चर पे काम होता था। और छोटी छोटी जो कमरे हैं, इसके अलावा जो किचन है, तमाम तरह की चीज़ें इन भग्नावशेषों के माध्यम से पता चलता है। तो निश्चित रूप से यह बताता है कि भगवान बुद्ध का जो ज़माना था, उस ज़माने में भी अगर हम सभ्यता, संस्कृति और तमाम तरह की चीज़ों की बात करें तो वो बहुत उन्नत थी, जिसकी ये तस्वीर है।